हमने पढ़ा था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल होते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर, और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल के दोनों डिसाइड करते हैं मास नंबर। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाती है किसी भी एटम में, तो वो अब आइसोटोप्स वाला होगा। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उसका मास डिफरेंट होगा। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ से डेफिनेशन और यहाँ तक एग्जांपल के साथ आपने लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये आप सारा लिखेंगे और आइसोटोप्स बनाएंगे, हाइड्रोजन की भी और कार्बन की भी। All the atoms of element must necessarily have the same atomic number, but their mass number may vary depending upon the number of neutrons present in the nucleus. जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन अगर मास नंबर में चेंजिंग आ रही है, यानी मास नंबर जो डिपेंड करता था न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन डिसाइड ही कर देते हैं मास नंबर। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की नंबरिंग चेंज है तो वो जो है आइसोटोप सब होगा। एटम क्या होता है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लाई आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी भी एटम के अंदर एलिमेंट तो एक जैसे हैं, एलिमेंट तो काफ़ी सारे हैं, एक जैसे एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन अगर मास नंबर चेंज हो गया यानी न्यूट्रॉन चेंज हो गया है तो इसका मतलब है वो अब आइसोटोप्स होंगे। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर एक जैसा है, सेम है, लेकिन आइसोटोप्स 3 हैं। क्यों 3 आइसोटोप्स हैं? क्योंकि इनके अंदर तीनों जो एलिमेंट हैं कार्बन के, उनके अंदर न्यूट्रॉन की नंबरिंग चेंज है। 6, 7 और 8 न्यूट्रॉन हैं इनके न्यूक्लियाई के अंदर, कार्बन के अंदर। नीचे देखें, एटॉमिक नंबर है दोनों तीनों का सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज है। न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन की नंबरिंग चेंज है। These isotopes are represented as carbon 12 6, carbon 13 6, carbon 14 6। ठीक है। हाइड्रोजन भी इसी तरह, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है, दूसरा ड्यूट्रियम है 2 1 वाला, ट्रिटियम है 3 1 वाला। उसके बाद देखें, हाइड्रोजन 1 1 इज़ द ओनली एटम विच डजेंट हैव न्यूट्रॉन। ऐसा हाइड्रोजन 1 1, इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 है और इसके अंदर वही एक ही प्रोटॉन पड़ा है, तो इसका न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑल 3 आइसोटोप्स विल शो द ऑलमोस्ट सेम केमिकल बिहेवियर। तीनों के तीनों आइसोटोप्स का केमिकल रिएक्शन एक जैसे होते हैं, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। 2 1 हैज़ ट्वाइस द मास ऑफ H 1 1 और मास ऑफ 3 1, यानी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम इनके मासेस जो हैं वो डिफरेंट हैं पहले वाले हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप से। जहाँ पे है सिमिलरली द मास ऑफ 3 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन आर डिफरेंट। अब यहाँ पे देखें, ये प्रोटॉन है दरम्यान में, यहाँ P1 है, एक ही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है हाइड्रोजन, उसका दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम, जिसमें न्यूट्रॉन 1 है और प्रोटॉन 1 है ड्यूट्रियम। और ट्रिटियम, इसमें न्यूट्रॉन 2 हैं और प्रोटॉन 1 है, 2 और 3, तो इसका नाम ट्रिटियम है, हाइड्रोजन 3 1 वाला। कार्बन के एटम देखें तो आइसोटोप्स देखें तो कार्बन एटम के आइसोटोप्स कार्बन 12 6, 13 6, 14 6। तो कार्बन के जो पहले जो 12 6 वाला है, इसके अंदर न्यूट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है। दूसरे वाला जो है 13 6 वाला, इसमें न्यूट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है। प्रोटॉन नंबरिंग सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज है। तो यहाँ आप देख लें 6 और 8 कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। 6 और 7 देखें तो कितने होते हैं? 13 होते हैं। 6 और 6 देखें तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये तीनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के। उसके बाद है यहाँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियाई को अगर हम तोड़ें तो न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब है कि वो हीट रिलीज़ करते रहते हैं, द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट डोंट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने पीछे पढ़ा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सेवरल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। कई ऐसे आइसोटोप्स हैं, सेवरल काफ़ी सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनके न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल होते हैं, हीट निकालते रहते हैं। दे इमिट, ये निकालते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। The process of emission of radiation is called radioactivity, and the isotopes which emit energy is called radioactive isotope. ऐसे आइसोटोप्स
ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियाई के अंदर जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, हीट रिलीज़ करते रहते हैं, ये जो रेडिएशन निकलने वाला प्रोसेस है इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशन निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, हीट निकालते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है विद एग्जाम्पल। तो आप ये एग्जाम्पल आई पढ़ी है। तो ट्रीटियम-31 वाला, ये जो हमने पीछे पढ़ा था ये वाला, ठीक है, ये आइसोटोप हाइड्रोजन का ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है, इसका न्यूक्लियर अनस्टेबल है, ये हीट निकालता रहता है, रेडिएशन निकालता रहता है। अदर 2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर स्टेबल एंड डोंट एमिट एनी रेडिएशन। इसका मतलब है कि जो आइसोटोप स्टेबल होंगे, जिनके न्यूक्लियर स्टेबल होंगे, वो हीट नहीं निकालेंगे, और जिनके न्यूक्लियर अनस्टेबल होंगे वो हीट रिलीज़ करते रहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस ही टूटता है, जब डीजनरेट होता है, टूटता है, तो वो रेडिएशन निकालता है। यहाँ पे आप हेडिंग बनाओ रेडियो एक्टिव डिके की। क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, गिव एग्जांपल। तो आपने जहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा, ये भी इसके अंदर ऐड करना होगा, और ये 1-2 एग्जांपल भी इसकी लिखनी होगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो या फिर ये एक लिख लो, लेकिन अच्छा तो यही है कि आपने ये तीनों ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही कर लो। उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? When a radioactive element emit radiation, it is transformed into another chemical element। जब भी कोई radioactive element अपनी रेडिएशन निकाल रहा होता है, ये किसी और केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाता है। और दिस प्रोसेस कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके। ये जो प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट रेडिएशन निकाल रहा होता है, उसके बाद वो किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है, किसी और केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाता है, तो उसको हम रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं। न्यू एलिमेंट में बी स्टेबल और मे बी रेडियोएक्टिव सो दैट इट इमिट रेडिएशन। जो नया एलिमेंट होगा या तो वो स्टेबल होगा, मज़ीद एनर्जी नहीं निकालेगा इसका न्यूक्लियर, या फिर अनस्टेबल होगा। फिर जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक ये न्यू एलिमेंट में चेंज होता रहेगा, केमिकल एलिमेंट में। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में ये MCQ आ सकता है। एवरी ईयर और बॉडी रिप्लेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम। 98% ये MCQ आ सकता है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, और सेल्स को मज़ीद हम छोटे छोटे से अगर मज़ीद देखें तो उसके अंदर एटम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें यूरेनियम है 230 U238 92। ये जब रेडिएशन इमिट करता है इसका न्यूक्लियर, तो ये चेंज हो जाता है थोरियम में U234 90, और एनर्जी निकलती है। थोरियम अनस्टेबल है, ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होता है, तो ये प्रोटैक्टीनियम में चेंज हो जाता है 231 91। ये डिसइंटीग्रेट होकर 231 91 और एनर्जी। उसके बाद एक और एलिमेंट है बिस्मथ 210 83। ये थैलियम में कन्वर्ट हो जाता है 206 81 और एनर्जी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने ये सारा याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये है भी बहुत आसान। लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज़फुल इन मेडिकल इमेजिंग। डॉक्टर यूज़ कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, आपने देखा होगा कि अंदर जब एंडोस्कोपी करते हैं आपकी बॉडी के अंदर से, तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर सारा पिक्चर नज़र आ रही होती है कि आपके, तो इसके अंदर असल में फ्लूइड डाला जा रहा होता है, रेडियो एक्टिव फ्लूइड, ताकि वो जो बीमारी है, ताकि पता चल सके कौन सी बीमारी है आपकी बॉडी के अंदर। डॉक्टर यूज़ दैम टू डायग्नोस, तशखीस करते हैं डिजीज़ उस बीमारी की, बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड। रेडियो एक्टिव फ्लूइड थोड़ा सा डालते हैं आपकी बॉडी के अंदर ताकि पता चल सके जब तशखीस हो उस बीमारी की। टेक्नीटियम एक ऐसा है 99M इज़ यूज फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन लाइक ब्रेन और लंग्स। आपकी बॉडी के अंदर जो डॉक्टर, या अगर आपके ब्रेन की या लंग्स की आपकी देखना हो कि लंग्स में कोई मसला है, या ब्रेन के अंदर कोई मसला है, या ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या कुछ भी हो गया, अल्लाह ना करे कुछ भी अगर होता है, तो चेकिंग करने के लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किया जाता है वो टेक्नीटियम। और अगर आप देखें तो टेक्नीटियम जो है वो एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स था, जो आपने पीछे पढ़ा भी होगा। डॉक्टर यूज स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड रिमूव्स। जैसे जैसे रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव करता रहता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो नज़र आते रहते हैं, फिर एक एक चीज़ उनकी नज़र आ रही होती है। एक्सरसाइज है व्हाई डज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एमिट रेडिएशन। तो बिकॉज देयर न्यूक्लियर आर अनस्टेबल, सो दैट्स वाई दे रिलीज एनर्जी अनटिल दे विल स्टेबल। जब तक वो स्टेबल नहीं होता तब तक वो जो है हीट इमिट करते रहते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाई डज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एमिट रेडिएशन। क्यों निकालते हैं रेडिएशन? आपने आंसर लिखना है बिकॉज देयर न्यूक्लियर आर अनस्टेबल। टू गेट स्टेबल दे रिलीज एनर्जी अनटिल, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता। तो आपने जस्ट ले लिखना है देयर न्यूक्लियर आर अनस्टेबल, सो दैट्स वाई दे आर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एंड इमिट एनर्जी। उसके बाद है गिव एग्जांपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स विच डिसइंटीग्रेट टू गिव स्टेबल एटम। इसका आंसर है ये वाला, ये आपने इसके अंदर लिख लेना है। कोई भी एग्जांपल दो किसी भी एलिमेंट की जो कि रिलीज़ करता हो और उसमें चेंज हो रहा हो न्यू एलिमेंट में,
तो आपने इसके एग्जाम्पल दे देने हैं, बिस्मथ के और एथेलियम और ये एनर्जी। तो आपका है gallium has many interesting properties. Its melting point is below body temperature, so it's liquid at room temperature. It doesn't evaporate. गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी जो जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है ना 37, इससे भी कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। 25 डिग्री पे गैलियम जो है वो लिक्विड हो जाता है, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट तो हो जाता है लेकिन ये एवोपरेट नहीं होता। आपको पता है एवोपरेट कौन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो एवोपरेट होते हैं। अब वाटर है वो एवोपरेट होता है, लेकिन गैलियम एवोपरेट नहीं होता। ये MCQs आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये, और आपने लॉन्ग तो करना है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब ये है कि ये मेथड है एक ऐसा फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन 14-6। कार्बन 14-6 की मदद से जो है हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो बहुत पुराना हो गया है उसकी एज का पता चला सकते हैं। द मेथड इन्वॉल्व मेजरिंग द proportion of carbon 14 in the sample from a dead plant or animal like piece of wood or bone, which provide information that can be used to calculate when an animal or plant died. The older the sample, less 14 carbon 14 is detected. किसी जानवर की हड्डी मिली है, कोई बहुत ज़्यादा पुराने किस्म का जो है आपको प्लांट नज़र आया है, तो अगर आपने उसकी एज मालूम करनी है कितने साल पुराना है, या उस हड्डी की एज मालूम करनी है कितने साल पुराना है, तो आप जो है उस हड्डी के अंदर या उस प्लांट के अंदर जो है कार्बन 14 वाला एलिमेंट ढूंढते हैं, और वो ये वाला जो है कार्बन 14 की मदद से ही होगा। ठीक है, तो इस आइसोटोप की मदद से आप कार्बन 14 वाला जो है उस इसके अंदर प्लांट और एनिमल के अंदर ढूंढ सकते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर कार्बन होता है, तो कार्बन कंटेंट होता है, तो इसी आइसोटोप की वजह से हम पता चला सकते हैं कि इस एलिमेंट या प्लांट की एज कितनी है। यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कितनी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, ताकतवर है, कितनी मजबूत है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से पता चला सकते हैं, कंक्रीट मिक्सचर का पता चला सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ है। दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड फाइंड ऑयल फील्ड्स। न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर रिएक्शंस जहाँ पे हो रहे होते हैं, एटॉमिक में इसका यूज़ है, एटॉमिक एनर्जी में ऑयल फील्ड्स जहाँ पे तेल के ज़खायर कहीं पे हैं तो उससे भी पता चल सकता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। इन मेडिसिन दे आर यूज टू डायग्नोस, ये मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं बीमारियों की तशख़ीस के लिए, उसका इलाज के लिए, काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस में लाइक कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर, गले के जो डिसऑर्डर होते हैं, कैंसर जो है, इससे भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो है तशख़ीस भी की जाती है और इलाज भी किया जाता है। आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, किसी भी एटम को आयनाइज करना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर मैंने हीट रिलीज़ किया, हीट निकलवाई है इसके न्यूक्लियस से। जब न्यूक्लियस टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। जाहिर है सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब न्यूक्लियस टूटेगा तो वो बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं। रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स काज एटम्स टू आयनाइज। For example, radiation emitted by radioactive element radium-226 can remove electrons from the atom. ये जो रेडियम है 226 ये रिमूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवाने हो तो ये रेडियम वाला जो आइसोटोप यूज़ किया जाता है। However, this ionizing radiation should have enough energy to remove the tightly bound electrons from the orbit of an atom. लेकिन ये जो आयनाइजेशन रेडिएशन है इतनी पावरफुल होनी चाहिए क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं फोर्स से। तो अगर आपको जो है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा आयनाइजिंग रेडिएशंस जो है वो डालनी पड़ेंगी। Electrons can be lost because ionizing radiation collide with the atoms and force the electron away from the atom. An atom of sodium, it is hit by ionizing radiation. It may be lose an electrons. This process convert the atoms into positive charge ion cation. Na है ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव और E नेगेटिव में। Na पॉजिटिव कैटाइन है। हमने अब क्या करना है कि जब भी किसी एटम को आयनाइज करना है, आयन्स में कन्वर्ट करना है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जितनी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करनी पड़ेगी। ये सोडियम है, एनर्जी डाली है इसके ऊपर, आयनाइजेशन जब करवाई है इसकी, यानी कि तो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकले। जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो फिर पॉजिटिव चार्ज आए, और अब इसको हम नाम दे रहे हैं सोडियम आयन, सोडियम कैटाइन। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, द सेम एलिमेंट अकर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। काफ़ी सारे एलिमेंट्स एक जगह, द सेम एलिमेंट अकर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। सेम एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट हर जगह प्रेजेंट होते हैं यूनिवर्स में। मैटर और मास, चाहे
मैटर मास पे हो, किसी भी सितारे पे हो, मार्स पे, या प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ, चाहे एलिमेंट जहाँ कहीं भी हो, सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं, चाहे वो इस अर्थ पे हो या किसी और सितारे पे हो। कोई बात समझना है ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।